जय भीम, जय भारत। आज हम इस विषय के बारे में कुछ बात रखेंगे, सोचेंगे कि जातिवाद का विनाश कैसे हो सकता है। हमारे देश में जाति के आधार पर बहुजनों को तोड़ा गया है, प्रताड़ित किया गया है, उसका शोषण किया गया है। जाति के आधार पर हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। जाति के आधार पर हमारे लोगों को इकोनॉमिकली वीकर बनाया गया है और जाति के आधार पर ही हमारी पीढ़ियां नष्ट हो रही है। हमारे जो बहुजन महानायक है, ये सब बहुजन महानायकों ने जाति के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया, संघर्ष किया। हम लोग सोचते हैं कि जो जातियां इतनी बलवान है, जातियां इतनी शक्तिशालियां हैं और जातियां हमें बर्बाद करती है, फिर भी हम जाति से अपना दामन नहीं छुड़ा रहे हैं। ये हमारी कमजोरी है। हम जाति का ही आधार बनाकर अपनी औकात बताते हैं, फिर भी जाति के आधार पर हमारी औकात गिर भी जाती है। जाति ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। मैं तो कहता हूं, सिर्फ हमारी समस्या नहीं, जाति तो सारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। जहां तक ये भारत जाति विनाश का राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाता, तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हम जब जाति विनाश की बात बोलते हैं, तब हमें कुछ इस बात पर नजर रखनी चाहिए और इस बात को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं की भी हमें समझनी चाहिए कि ऐसे कई महापुरुष हुए जिसने जाति को कमजोर करने के लिए, जाति को विनाश करने के लिए अपना सारा जीवन बलिदान के तौर पर दे दिया और अपना सारा जीवन जाति मिटाने के संघर्ष में न्योछावर कर दिया। सबसे पहला नाम जाति को खत्म करने के लिए अगर मैं ले सकता हूं तो वो तथागत गौतम बुद्ध की बात बोलूंगा। वेदकालीन समय के अंदर कुछ ब्राह्मण लोगों ने अपने शास्त्रों के आधार पर वर्ण व्यवस्था का सामाजिक ढांचा बना दिया। बाद में इस वर्ण व्यवस्था को ज्ञाति के आधार पर रख दी और ज्ञाति आ जाने के बाद जाति प्रथा आ गई और जाति प्रथा के आधार पर सारे समाज को तितर बितर कर दिया। ये मानव समाज का छोटा छोटा टुकड़ा हो गया। आज रिकॉर्ड है, एक खुली किताब जैसी बात है कि 6000 से ज्यादा जातियां ये भारत में शोषित और प्रताड़ित हो रही है। तो ये वर्ण व्यवस्था के लेकर आज तक ये सारा मामला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था के अंदर तो सिर्फ कर्म के आधार पर, अपने मेरिट के आधार पर, गुण कर्म के आधार पर उनको काम सौंपा गया था, इसलिए वर्ण बनाया गया है। सिर्फ 4 वर्ण है। पहले तो ज्ञातियां ही नहीं थी और कुछ भेदभाव नहीं था। मैं समझता हूं अगर सच होता कि वर्ण के अंदर कर्म के अनुसार उनका विभाजन किया गया है, श्रम के आधार पर उनका विभाजन किया गया है, तो मैं समझता हूं कि वो सिर्फ कर्म के आधार पर ही सबको काम करने की गुंजाइश रहती।
किसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, और वो पीढ़ियोंगत नहीं चलता। बाप ने जो कर्म किया वो बेटा ही कर्म करे, वो बाप ने जो काम किया वही बेटा काम करे, ऐसे पाबंद नहीं हो सकती। कोई ऊपर से नीचे उठ सकता था और नीचे से ऊपर से नीचे भी गिर सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा कोई बनाव नहीं है, ऐसा कोई घटना नहीं है भारत के इतिहास के अंदर, शास्त्रों में भी नहीं मिलती है कि ब्राह्मण से गिरकर नीचे वो शूद्र बन गया और शूद्र से ऊपर उठकर वो ब्राह्मण बन गया। ऐसा है ही नहीं सकता, हुआ ही नहीं है, घटना भी नहीं घटी है। दूसरी बात, अगर वर्ण व्यवस्था अच्छी थी वैज्ञानिक के आधार पर, सोशल साइंस के आधार पर, तो मैं समझता हूं कि तथागत गौतम बुद्ध ने इसके खिलाफ आंदोलन क्यों किया। तथागत गौतम बुद्ध ने धार्मिक आधार पर वर्ण व्यवस्था को ठुकरा क्यों दिया। तथागत गौतम बुद्ध ने धार्मिक शिक्षा के आधार पर सबको समान अवसर मिले, सबको समान गिना जाए, कोई उच्च ना हो कोई नीच ना हो, उसके संग में सबको शामिल किया गया। वो एक चांडाल भी था, वो एक नाई भी था, कोई भंगी भी था, और स्त्रियों के लिए भी संघ बनाया गया। अगर वर्ण व्यवस्था अच्छी थी तथा गौतम बुद्ध ने उसके खिलाफ आवाज क्यों उठाया। मैं समझता हूं भारत ने सबसे बड़ी उपलब्धि अगर विश्व को दी है तो वो उपलब्धि है हमारा तथागत गौतम बुद्ध। भारत का बेटा तथागत गौतम बुद्ध सारे विश्व लिए वंदनीय है, सारा विश्व उनको मानता है। तो इसलिए मानता है कि उसने समानता का सिद्धांत रखा। समानता का सिद्धांत क्यों रखा? क्योंकि वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत डिस्क्रिमिनेशन वाला था, उच्च नीच का था, कैटेगरी वाला था, ऊपर नीचे ऐसा 4 स्टेप कैटेगरी थी, तो वो तो ठीक नहीं है। तो मैं क्या समझता हूं कि वर्ण व्यवस्था को हटाने के लिए, यानी कि जातिवाद को हटाने के लिए ये पहला कदम भारत के अंदर अगर किसी ने उठाया है तो तथागत गौतम बुद्ध ने उठाया है। उसके बाद उसी की ही राह पर कई राजाएं हुए, कई महात्माएं हुए, कई संत भी हुए, कई सूरवीर भी हुए। कई सालों के बीत जाने के बाद भी तथागत गौतम बुद्ध की जो पथ था वहां से लोग आए, जैसे कि कबीर आए, संत रोहिदास आए, वो विश्वाना आए दक्षिण में से, और ऐसे कई लोग आए जिसने, गुरु नानक भी आए, जिसने वर्णव्यवस्था यानी कि जातिवाद के खिलाफ अपना आंदोलन चलाया, अपना संघर्ष किया। तो वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। तथागत गौतम बुद्ध के चलते चलते आगे शुंग शासन का अगर जिक्र किया जाए तो अशोक सम्राट के जमाने में भी इस बात को लेकर आंदोलन चला था। सम्राट अशोक के जमाने में भी जातिवाद का जो मामला था उसके खिलाफ कई बातें रखी गई थी, और खुद राजा ने उसके खिलाफ भी एक बड़ा कारोबार यानी कि बड़ी बातें मुहिम चलाई थी। उसके बाद अशोक सम्राट के जो पौत्र थे बृहदत्त, उसको पुष्यमित्र ब्राह्मण सेनापति ने हत्या कर दी उसकी, और बाद में पुष्यमित्र सिंह ने ये ब्राह्मणवाद का कानून लगा दिया और उनका शासन हो गया। उसके बाद मनुस्मृति भी आ गई, कई शास्त्र भी आ गए, और जो पहले बुद्ध के जमाने में जातिवाद का कुछ खात्मा हुआ था उसको पुनः यहां अमलीकरण में ला गया। तो इसकी वजह से जातिवाद फिर फूला फाला। तो उसके बाद क्या हुआ? कई संत आए, कई सूरवीर आए, कई महात्मा आए, जिसने जातिवाद के खिलाफ आंदोलन किया। फिर भी परिणाम इतना हासिल नहीं हुआ जितना हासिल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जमाने में हुआ। उससे पहले संत कबीर, संत रोहिदास, गुरु नानक, लोगों ने धार्मिक आधार पर जातिवाद के खिलाफ आंदोलन किया, मगर सामाजिक आधार पर आज से 200 साल से पहले जो किसी ने आंदोलन छेड़ा तो वो था महात्मा ज्योतिराव फुले। महात्मा ज्योतिराव फुले ने
इस आंदोलन की डोर अपने हाथ में लेकर कहा कि जातिवाद जो है वो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। वो जातिवाद सिर्फ SC ST यानी कि आज के संविधान के शब्द में, संविधान के आधार पर किसी को आइडेंटिफाई करे तो SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी होते हैं, मगर उसी जमाने में शूद्र और अतिशूद्र थे, उसी नाम से उनको पुकारा जाते थे। तो ये जमाने में महात्मा ज्योतिराव फुले ने भी बताया कि शूद्र और अतिशूद्र जो लोग हैं वो सिर्फ ब्राह्मणवाद से ही प्रपीड़ित है। अगर ब्राह्मणवाद चलता है तो उनका नुकसान ही होगा, क्योंकि ब्राह्मणवाद में जातिवाद है। इसलिए महात्मा ज्योतिराव फुले ने जातिवाद के सामने आंदोलन किया, संघर्ष किया। सबसे पहले उनकी समझ के मुताबिक इन लोगों को लिए शिक्षा का द्वार खोल दिया। अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, उनको अध्यापिका बनाया। उसके साथ उस्मान शेख थे, उस्मान के शेख के साथ उनकी बहन जो फातिमा शेख थी, ये सब लोगों ने मिलकर शिक्षण देने के लिए सारी जिंदगी अपनी कुर्बान कर दी। और पछात लोगों को, SC ST OBC लोगों, जो आज के शब्द के आधार पर हम बोलते हैं, ये लोगों शूद्र और अतिशूद्र के लिए शिक्षा का द्वार खोल दिया, सबको पढ़ाया लिखाया। इसलिए वो किया कि उनको जाति के आधार पर प्रताड़ित किया जाता था। दूसरी बात, महात्मा ज्योतिराव फुले ने देखा कि भाई जाति के आधार पर ही संस्कार मिलता है और कर्मकांड होते हैं और धार्मिक क्रियाओं चलती है। तो इस धार्मिक क्रियाओं जो ब्राह्मणवाद में से निकलती है, जो जाति के आधार पर होती है, तो उसको भी हम खत्म करना चाहिए। तो इसलिए उसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और सत्यशोधक समाज में कुछ प्रावधान बनाए जिसके आधार पर जो भी कुछ धार्मिक क्रिया करनी चाहिए SC ST के लोगों को, वो करने के लिए उसने बताया कि भाई देखो, शूद्र और अतिशूद्रों को ये धार्मिक क्रिया करनी है, लग्न विधि करनी है, कुछ भी काम करना है तो सत्यशोधक समाज की जो प्रावधान है, उनकी जो नीतियां हैं, उसके आधार पर करें। यानी कि जो ब्राह्मणवाद का कर्मकांड है उसको अपने सामाजिक जीवन में अलाउ नहीं करें, दाखिल नहीं करें। ऐसी बात महात्मा ज्योतिराव फुले ने रखी। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आए। बाबा साहब अम्बेडकर के जमाने में साहू महाराज भी थे, कोल्हापुर का राजा था। कोल्हापुर के राजा साहू महाराज के जीवन में एक घटना बनी। कुछ श्राद्ध का काम था। कोल्हापुर के साहू राजा ने श्राद्ध का विधि संपन्न कराने के लिए कुछ ब्राह्मण को बुलाया। तो वो ब्राह्मण लोग पुराण के श्लोक बोल रहे थे, पुराण के श्लोक बोल रहे थे। साहू महाराज को पता चला कि पुराण के श्लोक है, वेद के श्लोक नहीं है। साहू महाराज ने पूछा उनको कि भाई आप पुराण के जमाने के पुराण के श्लोक कौन बोल रहा है, हमारे लिए वेद के श्लोक क्यों नहीं बोलते? तो पंडितों ने बताया कि आप शूद्र है और शूद्र को तो सिर्फ पुराण के शास्त्रों का ही श्लोक बोला जाए, नहीं कि वेदों का श्लोक। तो साहू महाराज को पता चला कि ये तो बहुत बुरी बात है, हमारे लिए अपमान की बात है, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। तो साहू महाराज ने इस पंडित को अपने राज्य के पंडित से निकाल दिया और उसकी जगह OBC का कोई था उसको वहां बिठाया। और फिर उसने ये मुहिम चलाई कि रिजर्वेशन पॉलिसी की भी उसने मुहिम चलाई। और आज से कई 100 वर्ष पहले साहू महाराजा ने अपने राज्य के अंदर शूद्रों और अतिशूद्रों के लिए रिजर्वेशन नीतियां बनाई थी। तो ये किस लिए मैं बोल रहा हूं कि ऐसे कई लोगों ने जाति के खिलाफ जो आंदोलन चलाया और पॉलिसी बनाई, उसके आधार पर आगे चलकर बाबा साहेब ने देखा कि सब बातें चली आई फिर भी जातियां नष्ट नहीं होती। बाबा साहेब के जमाने के अंदर सबसे पहली बात उनकी युवानी में बनती है। 1913 में बाबा साहब सयाजी राव गायकवाड़ के पास बड़ौदा में आए, स्कॉलरशिप लेने के लिए आए। वहां से स्कॉलरशिप लेकर करार पर के सही करके बाबा साहब वाशिंगटन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चले गए। 3 साल पढ़ने के बाद 1916 में बाबा साहब ने एक निबंध प्रस्तुत किया। वो निबंध था नवशास्त्र डिपार्टमेंट के अंदर।
उस निबंध का नाम था जातियां, उनकी संरचना, उनका विकास और उनका मूल यानी कि कास्ट, उस मैकेनिज्म, इट्स डेवलपमेंट एंड इट्स जेनिस। तो जातिवाद का पोस्टमार्टम बाबा साहेब ने 1916 में ये निबंध नरशास्त्र डिपार्टमेंट के सामने रखकर पोस्टमार्टम कर दिया। बाबा साहब को पता चल गया कि विश्व के अंदर इतने फिलोसोफर हो गए, इतने लेखक हो गए, कई लोग आगे बढ़ गए, मगर किसी ने जाति का विषय लेकर कुछ नहीं किया। इस समस्या को समस्या समझा ही नहीं, और जाति को खत्म करने के लिए भी कुछ समझना चाहिए कि जाति आखिर है क्या। इसलिए जाति की जो प्रथा है उसका पोस्टमार्टम बाबा साहब ने इस निबंध के आधार पर किए। आगे चलकर बाबा साहब ने क्या किया, बाबा साहब समझ में आ गया, बाबा साहब के समझ में आ गई कि भाई देखो, ये जाति ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है, हमारी ही नहीं, ये भारत देश की समस्या है। ये राष्ट्रीय प्रश्न हो सकता है, राष्ट्र नहीं बन सकता जाति के आधार पर। जाति ही समाज को तोड़ती है, राष्ट्र को तोड़ती है, कमजोर बनाती है। बाबा साहब ने आगे चलकर जाति के आधार पर जो समाज को प्रताड़ित किया गया है, शोषित बनाया गया है, इस समाज को लेकर आंदोलन चलाया। वो आंदोलन में आखिर क्या था, तो जाति के आधार पर जो अनटचेबिलिटी रखी गई थी उसको हटाना, जाति का आधार हटाना। आगे चलकर 1936 के अंदर बाबा साहब को नागपुर वाले जात पात तोड़क मंडल के अधिवेशन में बुलाने का मौका मिला, और जात पात तोड़क अधिवेशन के जो अधिकारी लोग थे, ऑफिस बेरर थे, उसने बाबा साहब को बोला कि भाई आप कुछ ये अधिवेशन की अध्यक्ष स्पीच के बारे में कुछ लिख कर दो। बाबा साहब की अध्यक्ष स्पीच जो बनाई, वो स्पीच ये लोगों ने देखी, तो बाबा साहब ने पूरी स्पष्टता से जोर से लिखा था कि जो ये जातिवाद का आधार धार्मिक आधार बन गया है, धर्म पर ही जाति आधारित है। अगर जाति को खत्म करनी है तो धर्मशास्त्र की जो पवित्रता है उनको चैलेंज करना पड़ेगा। अपने दिलो दिमाग में जो जातिवादी भावना भरपूर है उसको अगर निकालना है तो जो शास्त्र जातिवादी भावना को प्रतिबिंबित करती है, उनको बढ़ाती है, उनको खत्म करना पड़ेगा। ऐसे शास्त्र को भी निकालना देना पड़ेगा, इस शास्त्र को सामने पटकार देना पड़ेगा कि भाई ये सोच गलत है, ये शास्त्र की सोच है तो वो भी गलत है, उसको निकालना पड़ेगा। बाबा साहेब ने अच्छी बात कही है। एक सवाल उठाया बाबा साहब ने, भाई अगर कोई लोग अपर कास्ट का कोई लोग लोअर कास्ट के लोग के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन वाला व्यवहार करता है तो वो क्यों करता है? इसीलिए वो नहीं करता कि वो बुरा है, मगर इसलिए वो ऐसा व्यवहार करता है कि उसको ये सिखाया गया है, उसको ये बताया गया है कि भाई ऐसे लोअर कास्ट के लोग के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, और ये व्यवहार इसलिए करना चाहिए कि शास्त्र में ऐसा लिखा है। यानी कि जो कुछ बुरा है वो उसका शास्त्र है, और जो वो शास्त्र है वो हिंदू धर्म का शास्त्र है। तो बाबा साहब ने खुले तौर पर लिखा कि धर्मशास्त्रों की पवित्रता को चैलेंज करने के बिना एक ज्ञातिवाद जातिवाद मिटेगा नहीं। तो जातिवाद मिटाने के लिए बाबा साहब ने ये आधार बनाया, और हिंदू धर्म के अंदर ये बात बताई कि वो गलत है, उसका शास्त्र गलत है, इसलिए उनको सामने हमें पड़कार खड़ा करना चाहिए। फिर भी बात तो वही हुई कि भाई वो प्रैक्टिकल कैसे है, कि अगर वो उसको मिटाना है तो कुछ तो प्रैक्टिकल कदम होना चाहिए। 1936 के बाद बाबा साहब ने दूसरा कदम 20 साल के बाद उठाया। कब उठाया? 1956 में। कौन सा कदम उठाया? तो बुद्ध धर्म की दीक्षा लेने का, यानी कि धर्म परिवर्तन का। बाबा साहब ने कहा कि मेरा धर्म परिवर्तन नहीं है, ये नव जीवन है, मैं कुछ नया जीवन प्राप्त करता हूं, आज से मैं मुक्त हूं, क्योंकि मैं ऐसी बुराइयों से निकल गया हूं, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। बाबा साहब ने खुले तौर पर कहा कि
जहर को अमृत नहीं बना सकते, जहर को अमृत नहीं बना सकते, जहर को हम पी नहीं सकते, क्योंकि वो आखिर जहर है, इसलिए हमें उसे छोड़ना पड़ेगा। तो बाबा साहेब ने धर्म दीक्षा लेकर ये जातिवादी परंपरा वाला जो धर्म था वो छोड़ दिया। बाबा साहब के बाद कई दशक बीत जाने के बाद मान्यवर कांसीराम जी भारत में आए, यानी कि भारत में उदय हुए। 1965 से लेकर मान्यवर कांसीराम जी ने एक थियरी बनाई, बहुजनवाद की थियरी। बाबा साहेब ने थियरी बनाई थी अछूतों को आगे बढ़ाने की। बाबा साहेब ने संविधान के आधार पर अछूतों को और आदिवासियों को आगे बढ़ाने की बात बताई थी। तो बाबा साहेब का आखिरी उद्देश्य क्या था? बाबा साहेब का आखिरी उद्देश्य उनके जीवन के अंत के आधार पर था। वो उद्देश्य था, बाबा साहब ने खुलकर बताया था कि SC ST और OBC अगर मिल जाए तो सबसे बड़ी संख्या होती है और उसके आधार पर हम राज्य सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम राज्य सत्ता प्राप्त कर सकते हैं तो उसके आधार पर हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ बदलाव ला सकते हैं, कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। तो बाबा साहब ने दो बात रखी हमारे सामने, एक तो धर्म परिवर्तन की और दूसरी सत्ता परिवर्तन की। हम सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, हमने धर्म परिवर्तन कर दिया, मगर सत्ता किसी और के हाथ में रही जो जातिवादी लोग थे। इसीलिए इस बात को समझकर मान्यवर कांसीराम जी ने सत्ता परिवर्तन की बात दोहराई और बाबा साहेब का जो अंतिम लक्ष्य था वो लक्ष्य था SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी बहुजन बन जाए तो हम सत्ता हासिल कर सकते हैं। इस बात को लेकर मान्यवर कांसीराम जी ने 1965 से लेकर आंदोलन चलाया बहुजनवाद का, और बहुजनवाद का आंदोलन इस आधार पर चला कि SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी 85% ऑफ इंडिया अगर मिल जाए तो लोकशाही होने के कारण, चुनाव प्रक्रिया होने के कारण जिनकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, जिसका जितना वोट वो सत्ता पर आ सकता है, क्योंकि संख्या भारी तो बहुजन लोगों की है। तो वोट बहुजनों का होता है और शासन बहुजन के खिलाफ वाले करते हैं। इस बात को कांसीराम समझ पाए और मान्यवर कांसीराम ने एक नारा भी दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं जब ये बात बोलता हूं तब ये मत समझना कि मैं सिर्फ पॉलिटिकल ही बात करता हूं, सिर्फ पॉलिटिकल बात नहीं है। मान्यवर कांसीराम जी का लास्ट यानी कि आखिरी इच्छा वही थी, उनकी आखिरी ख्वाहिश भी यही थे कि जातिवाद को भी मिटाना चाहिए। मान्यवर कांसीराम जी ने ये भी बात बताई है पुणे के अंदर, जब उसने लास्ट अपना प्रवचन दिया तब वो बात बताई थी कि भाई इस देश से जातिवाद को खत्म करना है। बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन के आधार पर खत्म करने की बात बोला और बौद्ध हो जाने के लिए सब लोग चले पड़े, वो जरूरी है। मगर हमारी सर्वग्राही सत्ता अगर आ जाती, राज सत्ता मिल जाती, तो हम धर्म परिवर्तन की जो बात है वो जैसे कि वायु वेग से चला सकते हैं, बहुत बड़े पैमाने से कर सकते हैं। कांसीराम जी ने बताया था कि 2006 के अंदर 50 साल पूरे हो जाएंगे। ये धर्म परिवर्तन की दीक्षा की जो बात है बाबा साहब ने रखी थी, वो तो 50 साल पूरा होने के बाद हम बड़ा जश्न मनाएंगे और वो जश्न के अंदर यहां उत्तर प्रदेश से करीब 3 करोड़ लोग जो बहुजन लोग हैं वो धर्म परिवर्तन करेंगे। उसकी असर दूसरे प्रांत में भी होगी और कुछ और 3 करोड़ लोग आ जाएंगे, तो कम से कम 6 करोड़ लोग बुद्ध धर्म की दीक्षा ले लेंगे। वो कांसीराम जी ने पहले बताया था, मगर हमारी वो कमनसीबी है कि ये जो 6 अक्टूबर 2006 की घड़ी आए उनसे पहले हमारे मान्यवर कांसीराम जी परिनिर्वाण हो गए, इसलिए वो बात न बन पाई। मगर साहब का जो कहना था, कांसीराम साहब का जो कहना था वो था कि देखो चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में, अशोक के जमाने के अंदर और जब बुद्ध के जमाने के अंदर हमारे कुछ शासन हाथ में थे, हम शासन कर रहे थे, तो
बुद्ध धर्म का फैला फला हुआ था। जब हम शासन में आ जाते हैं तो हमारे इस शासन के माध्यम से हम ये परिवर्तन ला सकते हैं और जातिवाद खत्म कर सकते हैं। तो माननीय कांशीराम जी की ये बात अहम बात है कि बहुजन बन जाएंगे तो सत्ता हासिल होगी, अगर सत्ता हासिल होगी तो हम परिवर्तन ला सकेंगे। तो ये दोनों बात, जैसे कि माननीय कांशीराम जी की बात और उसके पहले महात्मा ज्योति फुले की, डॉक्टर बाबा साहब की बात, और उनके पहले महात्मा ज्योतिराव फुले की बात, और उनके पहले बहुत पुराने के जमाने में तथागत गौतम बुद्ध की बात, ये सब सारे लोगों की बात अगर हम मिलाकर एक ही लफ्ज में कहे तो हम अगर बहुजन बन जाए, सत्ता हासिल कर ले, तो मैं समझता हूं कि जो सोशल ढांचा है, जातिवाद का ढांचा है, वो हम शायद मिटा सकते हैं। मुझे लगता है माननीय कांशीराम जी और तथागत गौतम बुद्ध और ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और हमारे कई संतों का जो आंदोलन चला है जातिवाद को खत्म करने के लिए, ये जातिवाद खत्म करने के लिए अब हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हमें बहुजन बनना चाहिए। तो हम बहुजन कैसे भी बन सकते हैं कि जो जातियां हैं वो जातियों को जोड़ना पड़ेगा। जाति ऐसे ही खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो तो मानसिक ख्याल है, दिमागी ख्याल है, वो ऐसे ही नहीं जाएगी। तो ये जातियां जुड़ जाएगी तो आपस में मिल जाएगी, आपस में मिल जाएगी तो क्या होगा, अपने आप एक दूसरे से सामाजिक तौर पर मिलावट होगी, एक दूसरे से कुछ संबंध रखेंगे, वो लगने का संबंध हो, सामाजिक संबंध हो, धार्मिक संबंध हो, कुछ भी हो, मगर वो एक साथ मिल जाएगी तो उसकी एकता होगी, वो भाईचारा होगा, भाईचारा होगा तो आपस में मिल जाएंगे, तो मिल जाएंगे तो ये जो जातिया का डिस्क्रिमिनेशन है वो भी खत्म हो जाएगा और ये सब एकजुट हो जाएंगे तो बड़ी बात बहुजन बन जाएगा। जो अल्पसंख्यक है, जाति के आधार पर अल्पसंख्यक है, वो बहुजन के आधार पर बहुसंख्यक बन जाएगा। और जो बहुसंख्यक होते हैं उनकी सत्ता होती है, और जिनकी सत्ता होती है उनकी बहन बेटियों की इज्जत कोई नहीं ले सकता, उनका शोषण नहीं कर सकता, और वो जो चाहे परिवर्तन कर सकता है। तो उसके आधार पर आखिर तौर पर हम जातिवाद को भी खत्म कर सकते हैं। वो सारा लक्ष्य हमारे पूर्वजों का था, हमें उसकी जिम्मेदारी लेकर बहुजन बनना पड़ेगा तो जातिवाद खत्म हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। मेरा ही नहीं बल्कि सारे हमारे जो बहुजन नायक थे उनका भी आंदोलन उसी के आधार पर था, उसके आधार पर मैंने अपनी ये बात रखी है। मैं समझता हूं कि आप लोग भी, हमारे लोग भी, SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग एक साथ मिल जाओ, बहुजन बन जाओ और अपनी सारी समस्या का समाधान ढूंढ लो। जय भीम, जय भारत।